हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 साइंस चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। उसके अंदर की हम टॉपिक सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। व्हाई आर लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड? तो पहला एक क्वेश्चन है, Why are living things classified? क्यों लिविंग थिंग्स को क्लासिफाइड किया गया है, क्यों लिविंग थिंग्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया है, वो पूछा गया। Which are the criteria used for classifying of plants and animals? कि क्या क्या, और एक क्वेश्चन है which are the criteria used? क्या क्राइटेरिया यूज हुआ है क्लासिफिकेशन करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स के? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन दिस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम। क्या बोला गया दोस्तों अभी कि ये जो है वो डिफिकल्ट, मतलब हमें बहुत डिफिकल्ट होगी स्टडी करने के लिए और याद रखने के लिए ऑर्गेनिजम्स को इन दिस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्स का मतलब वैरायटी, डिफरेंट डिफरेंट, तो उसे ही डाइवर्स मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट लिविंग वर्ल्ड है, मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है। तो ये जो डाइवर्स लिविंग थिंग है, मतलब ये वैरायटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड है इनका, तो इनको कैसे हम याद रख सकते हैं और इनके बारे में कैसे हम स्टडी करेंगे। कोई स्टडी करना है हमें किसी के बारे में, किसी प्लांट के बारे में हमें स्टडी करना है, किसी एनिमल के बारे में हमें स्टडी करना है, तो हम कैसे स्टडी करेंगे फ्रेंड्स? और कैसे हम रिमेंबर करेंगे कि कौन सा एनिमल कौन से ग्रुप में है और क्या है? जैसे कि अभी टाइगर है तो क्या हर्बीवोरस है कि कार्निवोरस है? कैसे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कैसे कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जैसे हर्बीवोरस होते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो उसी तरह से हमें पढ़ने के लिए और याद करने के लिए, स्टडी करने के लिए और रिमेंबर रखने के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट डिफरेंट, ये सेम टाइम पर। और क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन दिस रिस्पेक्ट। तो हमें याद रखने में और पढ़ने में हमें क्लासिफिकेशन हेल्प करता है, इसीलिए हम एनिमल्स और प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं। समझ में आ गया हम लोग क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं दोस्तों? समझ में आ गया ना आपको? अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट have used different criteria and independently classified plants and animals। क्या बोला गया है? डिफरेंट साइंटिस्ट, दूसरे जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना डिफरेंट तरीका यूज किया है, क्राइटेरिया, डिफरेंट क्राइटेरिया यूज किया है प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। A hierarchy is formed in the classification that starts with kingdom Animalia और kingdom Plantae। समझ में आ गया आपको? Further groups and subgroups are formed depending upon basic similarities and differences. This is called the hierarchy of classification। मतलब हायरार्की किससे फॉर्म हुई है दोस्तों? क्लासिफिकेशन से। दैट स्टार्ट्स विद किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटे। क्या बोला गया दोस्तों कि जो हायरार्की है हमारी वो स्टार्ट होती है किससे? किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटे से। किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटे। तो दोस्तों किंगडम एनिमिलिया मीन्स एनिमल्स के बारे में, किंगडम ऑफ एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, तो किंगडम एनिमिलिया बोल सकते हैं। उनके बारे में हम जानेंगे, उनके जो भी नेम्स है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, किस क्राइटेरिया पे उसे क्लासिफाई किया है। और किंगडम प्लांटे मीन्स
प्लांट, तो प्लांट के बारे में हम जानेंगे कि कैसे उनको क्लासिफाई किया गया है कि कैसे प्लांट्स हैं। तो किंगडम एनिमलिया मीन्स किंगडम ऑफ मीन्स एनिमल्स के बारे में, किंगडम प्लांट मीन्स प्लांट के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। और अभी देखो, फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन बेसिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। दिस इज कॉल्ड दी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं और सब ग्रुप, ग्रुप के अंदर जो ग्रुप बना हुआ रहता है सब ग्रुप। जैसे आप फोल्डर बनाते हो तो फोल्डर के अंदर आप बनाते हो और एक फोल्डर, तो उसे सब फोल्डर बोला जाता है। तो वैसे ही ग्रुप्स है। समझो अभी 10 आदमी लोग का ग्रुप है, उसके अंदर से 10 आदमी में से कुछ 5 आदमी लोग ने अपना और एक ग्रुप बना लिया, ऐसे ही तो आप उससे बोल सकते हो सब ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर जो ग्रुप बनता है उसे सब ग्रुप बोला जाता है। वैसे ही प्लांट और एनिमल को क्लासिफिकेशन करने के लिए ग्रुप्स और सब ग्रुप बनाए गए हैं और डिपेंडिंग अपॉन द बेसिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो उनकी कुछ सिमिलैरिटीज देखी गई है और डिफरेंसेस, उनके अंदर क्या सेम है और क्या डिफरेंट है वो देखकर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप बनाए गए और इसे ही हम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। दोस्तों समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल nomenclature by Carl Linnaeus. So imagine that there are 4 students with a name Kabir or Kiran in a classroom. If you are talking about any one of them, how would you ensure that कि क्या बोल others know which one of them you are talking about without any confusion? We would tell the full name, that is the first name and the last name. This is similar to binomial nomenclature. क्या बोला गया है दोस्तों कि हमें इमेजिन करना है कि उधर 4 स्टूडेंट्स हैं। क्या हमें इमेजिन करना है दोस्तों कि उधर जो है 4 स्टूडेंट्स हैं जिनका एक का नाम है कबीर और एक का नाम है किरण। तो पहले तो फर्स्ट है कबीर, तो और सेकंड जो है हमारा किरण है। आपको ये ध्यान में रखना है, इमेजिन करना है। अच्छा एकदम एग्जांपल दिया गया है बुक टेक्स्ट बुक में, आपको ध्यान से ही करना है। तो आपको इमेजिन करना है कि देयर आर 4 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स है? 4 स्टूडेंट्स हैं। 2 का नाम है कबीर और 2 का नाम है किरण। याद रखना है 2 का नाम है कबीर और 2 का नाम है किरण। If you are talking about any one of them, किसी एक के बारे में तुम बात करने वाले हो, how would you ensure that others would which of one of you are talking about? कि कैसे अगर हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरों को कैसे मालूम पड़ना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो वी वुड टेल द फुल नेम, दैट इज द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। क्यों उनको उसके, तो हम दूसरों को कैसे मालूम पड़ेगा? हम लोग को उसका फुल नेम बोलना पड़ेगा। फुल नेम क्या है? वो फर्स्ट नेम बोलना पड़ेगा और लास्ट नेम। जैसे अभी कबीर है तो मैं कबीर, 2 लड़के हैं कबीर मेरे क्लास में, समझो। अब 2 लड़के कबीर हैं, दोनों सेम नाम है, बट अब मैं कबीर बोलूंगा तो कौन मुझे जवाब देगा? आप भी सोचो, कोई भी दे सकता है और दूसरों को भी नहीं मालूम पड़ेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला कि यादव कबीर, तो कबीर यादव जो रहेगा वो ही आएगा और दूसरा जो कबीर रहेगा वो नहीं आएगा। तो मुझे उसका फर्स्ट नेम भी बोलना पड़ेगा, लास्ट नेम भी। फर्स्ट नेम यादव, फिर सेकेंड लास्ट नेम कबीर। तो यादव कबीर बोलूंगा तो मैं यादव कबीर ही मुझे बात करेगा मेरे से। तो इसे ही हम बोलते हैं दिस इज सिमिलर टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसे ही हम
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अभी थोड़ा आगे देख लेते हैं दोस्तों। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिजम्स, कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये किसमें हम यूज करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में, ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के लिए हम उसे यूज करते हैं। अकॉर्डिंग अ साइंटिफिक नेम हैज बीन असाइंड टू ईच ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिजम्स को हम एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, इसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग हम उसे पहचानते हैं ऑर्गेनिजम्स को। इट consists of two parts. The first part is genus and second species. ये जो दो हमने जो साइंटिफिक नेम दी गई है, साइंटिफिक नेम के दो पार्ट हैं, एक है जेनस और दूसरा है स्पीशीज। तो आपको ये याद रखना है, आपके फिलअप में भी आ सकता है या तो आंसर इन वन सेंटेंस में भी आ सकता है। आंसर इन वन सेंटेंस में आपको पूछ सकते हैं विच आर द टू पार्ट्स असाइंड टू द साइंटिफिक नेम, तो आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट इज द जेनस एंड द सेकंड पार्ट इज स्पीशीज। और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है साइंटिफिक मीन्स टू पार्ट ऑफ साइंटिफिक नेम, तो दो डैश दी जाएगी, आपको जेनस और स्पीशीज लिखना है। तो आपको ये सब याद रहना चाहिए, ये सब मेन पॉइंट्स हैं। दो पार्ट दिए गए, जेनस और स्पीशीज। ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन असाइंड अ binomial name as per the guidelines of the international code of nomenclature। मतलब हर ऑल आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स को हमने अभी तक आइडेंटिफाई किया है उनको हमने क्या दिया है, उनको हमने एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, बाइनोमियल नेम, साइंटिफिक नहीं बाइनोमियल नेम एज पर द गाइडलाइंस। किसकी गाइडलाइंस को देखकर हमने दिया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। इस हमने हर एक जो भी है ऑर्गेनिजम्स को एक बाइनोमियल नेम दिया गया है। गाइडलाइंस किसकी गाइडलाइंस है, इंटरनेशनल। ये भी आपको पूछा जा सकता है फिलअप में किसकी गाइडलाइंस से दिया है, तो आपको लिखना है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, ऐसा आपको लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए स्पीसीज मतलब दोस्तों जाति बोलते हैं ना। All the organisms of a species are so similar that irrespective of difference in color, height, habitats and habits, they can reproduce among themselves and form new individuals like themselves। अभी क्या बोला है दोस्तों कि all organisms जो भी living things हैं ऑफ स्पीसीज, जाति, जैसे डॉग की जाति हो गई, कैट की जाति हो गई, कैट की स्पीसीज हो गई, ह्यूमन बीइंग्स की हो गई। अब इंसान की जाति है दोस्तों, तो अभी मेरे घर में तो सब जन सेम है। अब मैं कोई भी बाहर इंसान देखूंगा तो उसकी जो हाइट है, कलर है, जैसे कि इधर बोला गया कलर, हाइट, हैबिट एंड हैबिटेट्स, उसकी जो कलर है वो चेंज रहेगा, हाइट जो रहेगी वो चेंज रहेगी, उसकी हैबिटेट्स भी चेंज रहेगी, उसकी हैबिट्स भी चेंज रहेगी। तो हम बता नहीं सकते वो चेंज रहेगा, बट वो बिल्कुल हमारे जैसा ही दिखेगा। इंसान है तो इंसान जैसा दिखेगा, बस उसका कलर थोड़ा चेंज रहेगा। जैसे मैं अभी थोड़ा गोरा हूँ, आप अभी थोड़े काले हो, ऐसा। अब मैं अभी थोड़ा टॉल हूँ, मतलब लंबा हूँ, आप थोड़े शॉर्ट हो, ऐसे। अभी मेरी हैबिट्स जैसे पढ़ाना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, आपकी जैसे कि ड्राइंग है, कुछ भी है, तो उसी तरह से उसकी चेंजेस रहते हैं, बट
आप भी इंसान हो, ह्यूमन बींग्स, मैं भी इंसान हूँ। अगर दोनों साथ में जाएंगे तो कुछ हम लोग की जाति चेंज नहीं रहेगी, सेम ही रहेगी। कोई भी हमें सेम नहीं दिखेगा और हम बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। तो यही ये लाइन में बोला गया है। और जो भी जाति रहती है वो बहुत सिमिलर दिखते हैं, बट उनमें डिफरेंसेस रहते हैं सिर्फ कलर, हाइट, हैबिटेट्स और हैबिट का। They can reproduce among themselves and form न्यू इंडिविजुअल्स लाइक themselves। मतलब उन लोग रिप्रोड्यूस करके अपना नया इंडिविजुअल्स उनके जैसा मतलब बना सकते हैं, ऐसा बोला। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डोमेस्टिक कैट्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। मतलब जो भी डोमेस्टिक काउज, जो भी डोमेस्टिक कैट्स हैं, सॉरी काउज नहीं, जो भी डोमेस्टिक कैट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, उनकी जाति भी सेम है और उन लोग सेम जाति से बिलोंग है। अब देखो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कलर्स के होंगे। थोड़ा कोई ब्लैक एंड व्हाइट होगी कैट, कोई भी थोड़ा ब्लैक स्पॉट्स रहेंगे किसी पर पूरा व्हाइट ही रहेगा, कोई पूरी ब्लैक ही रहती है, आपने देखा होगा, क्योंकि उसके कलर में चेंज है। बट पूरे वर्ल्ड में वो एक ही जाति की है, सब जन उसे कैट ही बोलेंगे। समझ रहे हो? द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइक hen, cow, dog, etc. and animals like mango, wheat, maize, etc. maize मतलब दोस्तों मकई का भुट्टा, जैसे आप बोलते हो ना भुट्टा, मकई, उसे ही मेज कहते हैं। तो ये जो सेम है, द सेम इज ट्रू इन दी, मतलब जैसा हमने कैट के बारे में अभी देखा वैसे ही hen, cow, dog, etc. and plants like mango, wheat, maize, etc. तो जैसे कि हमने कैट के बारे में देखा कि उन लोग डिफरेंट रहते हैं, पर उनकी जाति तो एक ही रहती है, कलर उनका चेंज रहता है, हाइट उनकी चेंज रहती है, हैबिट्स। वैसे ही इनके बारे में भी चेंज है दोस्तों। मीन्स अभी काऊ कोई मीन्स फैट रहेगी, कोई थिन रहेगी, तो वैसे ही कोई मैंगो स्वीट रहेगा, कोई सॉर रहेगा। तो उसी तरह से वीट भी कोई अच्छी रहेगी, कोई खराब रहेगी। तो उसी तरह से जो भी है ये इनमें हैबिट जो भी रहेंगे चेंज रहेंगे, इनका कलर, हाइट जो भी चेंज रहेगा, बट उन लोग की जो जाति रहेगी वो सेम रहेगी। इसी तरह से बोला है। आई होप आप ये समझ गए होंगे जो मैंने ये लेक्चर में समझाया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।